हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्स। तो मैं आ गया हूँ लेके जेईई 2025 की 3 मंथ स्ट्रैटेजी तुम लोगों के लिए। 3 महीने बचे हैं लगभग जेई मेंस के पेपर में। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी में मानता हूँ कि तुम्हें अपने प्रैक्टिस और मॉक्स के लिए और रिवीजन के लिए एकदम रिजर्व करके रखना चाहिए, उसका एज रिजर्व रिसोर्स यूज करना चाहिए। तो उसके अपन अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। इन 3 महीनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूँ जो अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो एक अच्छा खासा तुम्हें एडवांटेज मिल जाता है। और कुछ प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करूंगा तुम्हारी, जो हो सकता है तुम्हें आने वाले महीनों में हो जाए। तो उसके लिए मैं तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ और तुम उससे कैसे जल्दी बाहर आ सको। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो जिससे पहले हम वीडियो के साथ स्टार्ट करें, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट। जेई नर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम को हम वापस लेकर आ गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी इसको बहुत अफोर्डेबल हमने बनाने की कोशिश करी है। पर्क्स मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले ये साइड में पैम्फलेट आ गया होगा, मेरे पर्सनल डीएम और 1-to-1 चैट कनेक्शन मेरे और तेजल। और इस बार जो नया सरप्राइज है वो ये है कि हम दूसरे और मेंटर्स को लेकर आने लगे हैं। पिछली बार हमने कुछ ये आइडेंटिफाई करा कि बच्चों को एक पर्सनलाइजेशन के साथ साथ प्रॉम्प्ट रिप्लाई और जल्दी ऐसे जो डाउट सॉल्विंग है उसकी भी जरूरत है। तो और लोगों को हम साथ में लेकर आ गए हैं, काफी पहुंचे हुए ऐसे एकदम अच्छे पढ़े हुए लोग जिनको जेई फील्ड का काफी एक्सपीरियंस है, उनके साथ कोलैब करके अब हम तुम लोगों के लिए एक बेहतर और प्रॉम्प्ट गाइडेंस लेकर आ गए हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स जो कम्युनिटी बनती है पीयर्स की, जो साथ में तुम्हारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसका तुम्हें सपोर्ट रहता है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगता है हम ऑफर कर रहे हैं इस समय, वो ये है 1-to-1 वीडियो कॉल पे लाइव डाउट सॉल्विंग। तुम्हारी कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके का टाइम टेबल चाहिए, कुछ परेशानी आ रही है, कुछ फेस कर रहे हो, डायरेक्ट मीट पे बैठ के साथ में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली तुम हमारे साथ कॉल पे बैठ रहे होगे और हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अगली बात, टाइम टेबल और रिसोर्स हेल्प। जैसा मैंने तुम्हें बताया, हम लोग तुम्हें शेड्यूल्स बना के दे रहे होंगे। अक्टूबर का महीना जो है वो जेई मेंस 2025 के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में अगर तुम्हारी प्रिपरेशन डिरेल चल रही है, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ना है, तो दोनों ही में हम तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आखिरी सवाल, किस बच्चों को ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? तो जेई 2025 अगर तुम देने लगे हो तो तुम्हें ये तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और ये जेई 2026 एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी तुम लोग जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि अर्ली ऑन तुम्हारी प्रिपरेशन में अगर हम तुम्हें एक सही जगह गाइड कर सकते हैं, एक सही जगह तुम ऐसे बस स्टीयर कर सकते हैं, आगे का पथ तुम कवर कर लोगे, तुम्हें राइट पाथ पे लेकर आ सकते हैं इस समय। तो दोनों ही तुम लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस इसका अभी अर्ली बर्ड में हमने 98 रुपीज रखा है। थोड़ा सा पिछली बार से प्राइस बढ़ाया गया है, वो इसीलिए क्योंकि अब और मेंटर्स ला रहे हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया है। बट यार ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से 100 रुपये महीना मोटा मोटा पड़ रहा है तुम्हें। इतना तो तुम लोग अगर बाहर खाने जाते हो ऐसे दोस्तों की टपरी के साथ तो तुम्हारा कवर हो जाता है बाकी। बट हाँ, ये अर्ली बर्ड प्राइसेस हैं। जो हमारा बैच है वो सिर्फ 20 से 25 बच्चों के लिए ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पर्सनलाइजेशन हम अभी भी देना चाहते हैं। तो अगर सीटें जब 50% सीटें फिल हो जाएंगी उसके बाद ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम स्लैश कर देंगे और अपना थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज रहेगा। तो उस हिसाब से देख लो, जल्दी इसको ग्रैब कर लो। पिछली बार बहुत सारे बच्चे अर्ली बर्ड ले नहीं पाए थे, बाद में उन्होंने कहा था कि ये कर दो वो कर दो। तो इस बार जल्दी ले लेना, देरी मत करना। जंपिंग ऑन टू द वीडियो नाउ। सबसे पहला, एक्सेप्ट, रिकवर एंड रिएक्ट। एक्सेप्ट करो, अभी तक तुमने जो जो अपने 1.5 साल की प्रिपरेशन में गलतियां करी हैं, पीवाईक्यूज नहीं लगाए, प्रैक्टिस कम करी, थ्योरी कम ढंग से नहीं पढ़ी है, लेक्चर्स हमसे नहीं पढ़े, क्लास कम गए, जिस भी तरीके की गलती करी है उसको एक्सेप्ट कर लो। अपने आप को इस समय डिनायल में बिल्कुल मत रखना, वरना होता ही है कि अपने मन में तुम्हारा होगा कि अरे हाँ मेरी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट वो होगी नहीं, और फिर उस हिसाब से तुम एफर्ट मारोगे नहीं। जब मॉक्स वगैरह में नंबर नहीं आएंगे तो लास्ट में डिमोटिवेट होगे, फिर क्रैश कर जाओगे। इसलिए अपने आप को जरा रियलिटी चेक दो, जो भी तुमने गलतियां करी है उनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, लेकिन रिकवर करना है अपने को किसी भी अननेसेसरी गिल्ट से। गिल्ट इस समय सबसे यूजलेस चीज है। गलतियां मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके बारे में सोच सोच के गिल्ट में चले जाओ कि शिट यार आधे साल पहले ये कर लेना चाहिए था, 2 महीने पहले वो पढ़ लेना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय ये सब सोचने का कोई भी फायदा तुम्हें नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके गिल्ट को हटाओ, मतलब आने ही मत दो, जल्दी क्या हो सके इस गिल्ट को अपने आसपास मत आने दो। अब आगे अपने को करना है रिएक्ट। यहाँ से स्ट्रैटेजीज बनाओ, अपने प्लानर्स डिसाइड करो, देखो तुम्हारा कितना सिलेबस बचा है, कितनी प्रैक्टिस बची है, कितनी क्या क्या चीजें बची हैं, और उस हिसाब से अपने दिन प्लान आउट करते चलो। ठीक है, इसके अलावा जितना अच्छा तुम्हारा लेआउट होगा ना, उतना ही तुम्हें देखोगे कि तुम्हारी पढ़ाई एफिशिएंट होगी। कहने का मतलब ये, सुबह उठ के अगर तुम्हारा दिन एकदम आगे का प्लान आउट है, तुम्हें पता है कि क्या कब कहाँ कैसे करना है ना, तो तुम सुबह उठ के टाइम वेस्ट नहीं करोगे सोचने में कि अच्छा आज के दिन में ये कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ। तो इसलिए प्लान योर डेज एफिशिएंटली, रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ये थोड़ा अकेडमिक आ गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोशिश करो सिलेबस कवरेज इस समय मैक्सिमम रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कड़वा सच ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अधिकतम बच्चे कर ले जाते हैं और बच्चों के इसमें अच्छे नंबर आते हैं। तो ये लोग मुश्किल बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट से बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक से फिजिक्स के या बहुत सारे केमिस्ट्री से वेरिड सवाल उठा लेंगे। एक सवाल बायोमोलिक्यूल से उठा लिया। अब बायोमोलिक्यूल्स जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी, जो छोड़ के चला गया कि अनइंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो फंस जाएगा ऐसे सवाल में। इसलिए सिलेबस कवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। कई बार केमिस्ट्री में तो मैंने देखा कि 2-3 ऑर्गेनिक के चैप्टर उसमें 2-3 चैप्टर से मिला के सवाल पूछ लिया। फिजिक्स में एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर जो है वो क्लब कर दिया। तो इसलिए जितना ज्यादा तुम्हारा सिलेबस कवर्ड रहेगा तुम उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं फाइंडिंग मैथ्स वेरी डिफिकल्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री को मैंने इजी
हाँ बच्चों को मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, मैथ्स जो है वो रैंक डिसाइडर होता है, मैथ्स की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत करना। जो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री हर कोई कर जाता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें वो 150 170 नंबर तक ले जाएगा, लेकिन वो जो ए आई आर 1500 और ए आई आर 1400 1300 का जो फर्क बनता है ना, या ए आई आर 500 और ए आई आर 600 में जो फर्क बनता है ना, वो मैथ्स के वो 3-4 नंबरों के कारण बनता है। मैथ्स जो है वो सेग्रीगेट करता है बच्चों को, इसलिए मैथमेटिक्स को पढ़ के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मुश्किल लगती है तो भैया क्या करें, तो देखो मैथ्स में जेईई मेंस वही सवाल पूछ रहा है, कुछ जो बहुत उसके हाई फेवरेट टॉपिक्स हैं, हाई हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, उन्हीं से वो सेम पैटर्न पे सवाल पूछता है। अब जैसे तुम्हारा मैट्रिसेस इंडिटरमिनेंस है, तो उसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम से दवा के सवाल पूछे जा रहे हैं, हर साल सवाल पूछता है। उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हर साल सवाल पूछता है। कहने का मतलब ये, अगर ये तुमने चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, कुछ तुमने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो तुम्हारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर तुम चाहो कि हम तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स या हाई वेटेज जो भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स इनकी लिस्ट बना के दे दे हर सब्जेक्ट के लिए, तो जरूर कमेंट करना, हम वो भी बना के दे देंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सिलेबस कवरेज की डेडलाइन क्या होनी चाहिए। तो देखो सिलेबस कवरेज का मैं मान के चलता हूँ कि मिड से एंड ऑफ नवंबर, अगर किसी के बैच में जो है बहुत आगे तक सिलेबस जा रहा है, तो मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, इसके आगे अपने को नहीं जाना है। इसके आगे अपना टाइम सारा प्रैक्टिस में, रिवीजन में और मॉक्स में देना है। कोशिश करो, अगर तुम्हारे कोचिंग वगैरह के बैच में जो है बहुत लेट सिलेबस हो रहा है, या वहाँ सिलेबस ढंग से नहीं कराया जा रहा है कवर, छोड़ दो। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पड़े हैं, वन शॉट से देख के फटाफट कवर कर लो। सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि तुम्हें टाइम चाहिए होगा अपने मॉक्स लगाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलेबस की डेडलाइन रहेगी। अगली बात कर लेते हैं, इस समय अवॉइड लॉन्ग वन शॉट्स एंड और कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट नाउ। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब तुम्हारा एक एक सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा है कि तुम्हें कोई हाई वेटेज चैप्टर है, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, और उसके तुम्हें जीरो नॉलेज है, इन दैट डायर केस ओनली गो फॉर अ वन शॉट या ऐसा कुछ सीन। बट इसके अलावा बिल्कुल ऐसा मत करो कि तुम नॉर्मल चैप्टर के रिवीजन के लिए 8-10 घंटा देख रहे हो, या 10-12 घंटे के वन शॉट्स देख रहे हो। वो बहुत सुसाइडल है इस समय, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है देने को, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। रिवीजन करना भी है तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पे अपने सबसे पहले जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने बोला था हमने पूरे साल, आई होप तुमने बनाए होंगे, तो उनसे रिवाइज करो फटाफट और डन करो चैप्टर को। अगर वो भी नहीं बनाए हैं तो फिर कुछ बात नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे माइंड मैप सीरीज वगैरह चलती है, जैसे एजुनीति है, जेई वाला ने एक निकाली थी, तो इनसे भी जाके तुम बढ़िया अपना रिवीजन क्विकली कर सकते हो। उनसे क्या है, डिस्क्रिप्शन वगैरह में वो दे देते हैं, तो वो देख लो, नहीं तो आधे घंटे का वीडियो था, उसमें क्विकली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आखिरी चीज, डोंट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। बच्चा अक्सर ही गलती करता है कि लास्ट के टाइम में सोचता है पीवाईक्यूज देखूं, बिल्कुल सही है, वो मॉड्यूल्स देखूं, ये देखूं, 400 किताबें पकड़ लेगा, लेकिन जो बाइबल है एनसीईआरटी उसको छोड़ देगा। केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिक्स के थ्योरी चैप्टर्स के लिए, और ऑर्गेनिक में कन्वर्जन और रिएक्शन के सवालों के लिए एनसीईआरटी को जरूर करके जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फिजिकल के लिए भी मैं कहूंगा, अगर न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, खासकर 12th वाला जो सेक्शन है, तो एनसीईआरटी लगा के जाओ। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इस समय अंडरमाइन मत करो। खासकर ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम पेपर से एक दिन पहले एनसीईआरटी रीडिंग लगा रहे हो, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सपोज अभी पेपर में 3 महीने ना, पहले महीने में निकाल के खत्म कर दो। अक्टूबर में एनसीईआरटी की जो भी थ्योरी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक के सवाल लगाने, वो लगा के खत्म कर दो, लेकिन एनसीईआरटी कर एक बार जरूर लो, ठीक है। तो ये कुछ 6 बातें थी जो अगले 3 महीने में तुम्हें फॉलो करना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बाकी कुछ भी तुम्हें डाउट्स वगैरह होते हैं तो हम कोशिश करें हम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं अपने डाउट्स आंसर करने की। चैट से भी आंसर कर रहे हैं, शॉर्ट से भी आंसर कर रहे हैं, तो बाकी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे भी डाउट्स बताने की। ड्रॉप कर दो, और कोई भी और कोई दिक्कत वगैरह हो तो वो भी बताओ, हम लोग यहीं पे हैं तुम्हारे लिए। ये पॉइंट जरूर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फॉलो करोगे अब आने वाले अपने समय में। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।